नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी परिमल कुमार साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से ही सटे ठाणे जिले के मीरा रोड मर्डर मामले से, जिसमें आपको बता दें कि एक मुख्य गवाह के तौर पर दुकानदार सामने आया है। आरोपी मनोज साने ने जिस ट्री कटर मशीन से मृतका सरस्वती वैद्य के शव के टुकड़े किए थे, उस ट्री कटर मशीन का जो मरम्मत का काम है वो भाईंदर कार्तिक एंटरप्राइज में हुआ था। वहाँ के दुकानदार से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। आपको सुनाते उन्होंने क्या कहा। ये आदमी आया था, वो चैन सो मशीन थी लकड़ा काटने वाली, उसको है ना उसकी चैन उतर। अच्छा, तो बनवाने आया था कि यहाँ से खरीद के ले गया? बनवा के मेरे से लेके गया वो 4 जून को। अच्छा, खरीदा होएगा तो पता नहीं। अच्छा, क्योंकि क्या है ना कि बेचते भी हैं। अच्छा, हम ना रहे होंगे तो लेके गया होएगा तो पता नहीं। लेकिन अब जब आपको पता चला कि उसने क्या काम किया है तो क्या कहेंगे आप? अरे हम तो अपनी जान की आफत में पड़े हैं, क्योंकि हम एक बार भुगत चुके हैं ना। उसको देखकर कहीं लगा था वो घबराया हुआ हो या ऐसा कुछ? मुझे घबराया नहीं था, इत्मीनान से नहीं। अच्छा, मशीन इधर खड़े खड़े बनवाया। अच्छा, अरे साहब ये नहीं ठीक है, नहीं। बनवाया फिर क्या हुआ आगे? बनवा के लेके चला गया, बस खलास हो गई बात। अच्छा, बस इतना ही। बस उसके बाद फिर नहीं आया? एक बार आया था? सेटिंग कराया, मशीन कुछ खराब नहीं थी, उसकी चैन उतर गई थी। बस चैन चढ़वाया और लेके चला गया। तो जब लाया था एक बार तो समझो खरीद के ले गया होगा, या आपसे नहीं खरीदा होगा, कहीं और से ले गया होगा, लेकिन बनवाने आया था तो जब बिगड़ गई थी तो कहीं उस पर कुछ आपने देखा था, कुछ दाग धब्बा कुछ लगा हुआ ऐसा कुछ? नहीं, साफ सुथरा। साफ सुथरी इस्तेमाल हो चुकी थी? नहीं, साफ सुथरी थी मशीन। अब आपका नाम बता दीजिए। नहीं, नाम चेहरा तो आ ही गया है तो नाम बताने में क्या दिक्कत है? आप उसमें गवाह रहेंगे, प्राइम गवाह, विटनेस रहेंगे, आप थोड़ी उसमें आरोपी हैं। अरे चक्कर तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे अब? इतना तो बनता है ना, किसी आरोपी को सजा दिलाना चाहिए, उसमें सहयोग तो करना ही चाहिए, इतना तो बनता है आपका भी। नाम बता दीजिए। आप बस रहेंगे हो गया जो कुछ काम बता। ये वो शख्स हैं जिनकी कार्तिक, ये दुकान है कार्तिक एंटरप्राइजेस। बताया जाता है कि मनोज साने ने जो कटर मशीन थी जिसका इस्तेमाल उसने सरस्वती वैद्य के शव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए किया, यहाँ पर वो बनवाने के लिए लाया था क्योंकि उसकी चैन उतर गई थी। इन्हें अभी इतना याद नहीं है कि उसने यहाँ से ख़रीदा होगा या नहीं ख़रीदा होगा, लेकिन ये बता रहे हैं कि चूँकि ये मशीन बेचते भी हैं तो बहुत संभव है कि उसने यहीं से ख़रीदा था, वहाँ पर लेके गया, लेकिन उसका कटर उसका जो चैन है वो उतर गया था, इसलिए फिर से बनवाने आया था और बनवा कर फिर वो वापस ले गया। ये जानकारी यहाँ से मिल रही है। मीरा रोड से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। जिस तरह का ये अपराध है, आप गवाह में भी डर देख रहे हैं। इस पूरी बातचीत को सुनकर आप समझ सकते हैं। इस मीरा रोड के लिव इन रिलेशनशिप मर्डर मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतका सरस्वती वैद्य आरोपी मनोज साने को मामा पुकारा करती थी। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज साने ने खुद को कपड़े के मिल का मालिक बताया था, जबकि वो बोरीवली इलाके में राशन दुकान में काम करता था। अब तक सरस्वती वैद्य को, जो कि मृतका हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अनाथ थी, लेकिन आज उनकी 3 बहनें पुलिस स्टेशन पहुंची। देखिए आज इस मामले में क्या कुछ सामने आया। सरस्वती वैद्य और मनोज साने के बीच आखिर रिश्ता क्या था? पहले दिन पुलिस ने बताया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। आरोपी ने दावा किया है कि वो सरस्वती को बेटी जैसा मानता था, जबकि अहमदनगर के आश्रम में सरस्वती ने बताया था कि वो उसका मामा है। और अब पुलिस दावा कर रही है कि दोनों ने मंदिर में शादी की थी। पुलिस के मुताबिक दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर था, इसीलिए सरस्वती शादी की बात छिपाती थी। इन्होंने शादी किया था और बहनों को भी बताया था कि ऐसे हमने शादी किया है, बल्कि इनकी एज डिफरेंस का गैप की वजह से ये किसी को मतलब बाहर ऐसा खुल के नहीं कभी बताया कि हमने इन लोगों ने शादी किया था, और ये एक मंदिर में शादी किया था। ये भी इन्वेस्टिगेशन में रिव्यू हुआ है। इस बीच पुलिस पहले जिस सरस्वती वैद्य को अनाथ बता रही थी, आज उसकी 3 बहनें नया नगर पुलिस थाने पहुंची। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही पूरा होगा, आज पूरा दिन होगा, मैं शाम को बहनें आई हैं लेकिन उनका बयान लिया जा रहा है। कितनी बहनें हैं, क्या है? शाम को बात करूंगा आपसे। पुलिस के मुताबिक सरस्वती कुल 5 बहनें हैं। परिवार मूल रूप से औरंगाबाद का रहने वाला है। माँ गुजर चुकी है, पिता पहले से अलग हो गए थे, इसलिए सभी बहनें अलग अलग आश्रम में पढ़ी हैं। सरस्वती सबसे छोटी थी, जो अहमदनगर के जानकी बाई आश्रम में पली बड़ी है। वहीं से उसने 10वीं तक की पढ़ाई की थी।
पुलिस के मुताबिक आश्रम छोड़ने के बाद सरस्वती 4 से 5 साल अपनी बहन के साथ रही। उसके बाद मुंबई आ गई। यहाँ मनोज साने से मुलाकात हुई। मनोज ने पहले उसे काम दिलाया, फिर उसे अपनी बोरीवली के घर में रहने की जगह दी, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। दोनों कुछ साल बाद मीरा रोड रहने आ गए, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और फिर झगड़ा होने लगा। अहमदनगर के आश्रम के एक कर्मचारी ने भी बताया कि पहले वो खुश रहती थी, लेकिन 2 साल पहले जब आई थी तो परेशान थी। उसने कुछ भी पता ही नहीं था, लेकिन आने के बाद पहले आई थी ना तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई थी। वो आदमी उसको वाइट गाड़ी में लेके आता था, उसके साथ ही रहता था। लेकिन 2 साल पहले आई थी ना दाखिले के संदर्भ में तो बहुत खराब लग रही थी। उसने हमारे पास बातचीत नहीं की, उसका क्या वजह था हमको मालूम। एक शक ये भी है कि मनोज ने सरस्वती की गरीबी और मजदूरी का फायदा उठाया और खुद को ज्यादा पैसे वाला बताकर उसे अपने साथ ही जीने को मना लिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सरस्वती की हत्या कर उसके शरीर के इतने टुकड़े किए कि पुलिस के लिए गिनना तक मुश्किल हो गया। सतर्क पड़ोसी की मदद से सबूतों को नष्ट होने के पहले ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ तो लिया, लेकिन 56 साल के मनोज ने 32 साल की अपनी पत्नी की हत्या क्यों और कैसे की, इसका जवाब अभी तक तलाश नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहा है। अहमदनगर से अपने सहयोगी सागर दुसाल और मीरा रोड से राजा मयाल और कैमरामैन प्रवीण रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। झारखंड के झरिया में अवैध खनन के दौरान कोयले की खादान धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा पूर्वी झरिया के 4A पैच में आज सुबह 10:30 बजे के करीब हुआ। हादसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव का अभियान काम अभी जारी है। भौरा ओपी अंतर्गत पड़ता है ये, और जैसा कि लग रहा है कि अवैध उत्खनन लोग कर रहा है यहाँ पर, उससे अभी भराई कराया गया है BCCL से। उसके दबे होने की संभावना है, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और उसमें अभी कंफर्म हम लोग बाद में बताएंगे आप लोग को। क्या घटना घटी? कितने लोग दबे थे सर, कुछ पता चला? अभी जांच में है, हम लोग जांच करके आप लोग को स्पष्ट कर देंगे। मतलब घटना घटी है अवैध खनन में, चालधसी है? सूचना तो है यही, लेकिन कंफर्म अभी हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घटना स्थल पर कुछ इस तरह का हम लोग पाए नहीं है। जब तक हम लोग कंफर्म नहीं हो लेते हैं। 3 की मृत्यु की बात कही जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा। अभी तक हम लोग को इस संबंध में किसी तरह का कोई। अभी करीब लगभग 8 बजे अवैध तरीका से कोयला निकाला जा रहा था। कोयला का चाल धंसने से करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। अभी 4 लोग डेड कर गए हैं और यहाँ का दलाल और एक यहाँ का नेता के इशारों पर ये सब तस्करी का काम किया जाता है कोयला का। और हम 2 घंटा पहले पूर्व थाना प्रभारी को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। ना कंपनी वाले को हम फ़ोन किए, ना कंपनी वाला कोई गाड़ी भेजा है लाश निकालने के लिए। सारे मोहल्ले वाले लोग हम लोग मिलकर 4 बॉडी को निकाले हैं और इसमें से लगता है कि 4 के 4 डेड कर गए हैं। अभी तक उसमें लाश दबा हुआ है। लापरवाही तो मतलब BCCL का है, GM का है, जो यहाँ पर ही चल रहा था। बगल में माइंस चल रहा है, वहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोयला चोरी हो रहा है, तो ढकवा सकता था। माइंस में CISF की ड्यूटी पड़ती है। CISF क्या करता है, क्या लगता है आपको? CISF क्या करेगा? CISF आता है भाग जाता है। CISF क्या करेगा? CISF के घंटा यहाँ रहेगा ड्यूटी में? CISF देखते हैं तो भाग जाता है। उसके बाद में कोयला सब चोरी होता है यहाँ पर ही। कितना डेंजर है ये जगह से हटवा देना चाहिए जो भी अगर करता है, जो करवाता है। और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। ये जानकारी उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने दी है। सुप्रिया सुले ने बताया कि व्हाट्सएप के जरिए उन्हें ये धमकी मिली। आज उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, उसके बाद शिकायत दर्ज हुई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर मेरे पिता शरद पवार को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। वहीं शरद पवार ने कहा है कि राज्य सरकार को ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। संबंधी राज्याची कायदा सुव्यवस्था संघाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे त्यांनी या संबंधीची काळजी घ्यायची। या राज्यामध्ये लोकशाहीच्या पद्धतीने तुझं राहू दे गप्प बस। हो तिथे थांब 2 मिनिटं, जागाच नाही. कोणत्याही प्रश्नावर मत व्यक्त करण्याचा अधिकार
या राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाला आहे आणि असं असताना कुणी धमक्या देऊन आवाज कुणाचा बंद करू शकेल असं वाटत असेल तर त्यांचा हा गैरसमज आहे. असा प्रश्न फक्त एकच आहे की धमक्याच्या संबंधीचा. माझा महाराष्ट्र प्रशासनावर ही जबाबदारी आहे आणि महाराष्ट्राची कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणारी जी यंत्रणा आहे, पोलीस दल, त्यांच्या कर्तृत्वावर माझा पूर्ण विश्वास आहे आणि त्यामुळे त्याची चिंता मी करत नाही. पण त्याबरोबर ज्यांच्या हातामध्ये राज्याची सूत्र आहे त्यांना जबाबदारी टाळता येणार नाही. और आगे आपको दिखाएंगे 4 दिनों की देरी के बाद मॉनसून केरल पहुंच चुका है. और देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. आइए बात करते हैं मॉनसून की. 4 दिन देरी से केरल मॉनसून पहुंच चुका है. आपको दिखाते हैं तस्वीरें. कोच्चि के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई. तिरुवनंतपुरम में मछुआरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है. इस वक्त आपको हम केरल की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम की, जहां मॉनसून के बादल नजर आ रहे हैं. अब ये मॉनसून दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर चलेगा.